हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा बनानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 भोली। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 जो है हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो हमारे कोर्स में इस बार ऐड नहीं है, तो वो दोनों चैप्टर हमने स्किप कर दिए हैं। 9 चैप्टर हम करेंगे, इसके बाद हमारा लिटरेचर पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में अपने अपने टॉपिक बता देना कि कौन कौन से ऐसे ग्रामर के टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, यानी जो आपके अभी तक नहीं हुए हैं और वो मुझे करवाने हो या आपको उनमें प्रॉब्लम होती हो, तो एक मुझे हिंट मिल जाएगा कि कौन कौन से बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए बच्चों ने क्वेरी डाली थी कि मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवा दीजिए, तो सभी को एक बार वन शॉट में फिर से करवा देंगे, लेकिन वो पहले से हम कर चुके हैं। तो इससे पहले जो टॉपिक नहीं हुए हैं हम उनको कर लेंगे, फिर हम सभी का वन शॉट बना देंगे। जैसे मॉडल वर्ब्स का हो गया, टेंस वाइज हो गया, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गए, इन सभी का फिर हम एक एक बार वन शॉट बना लेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। नाम है चैप्टर का भोली। ठीक है, भोली हम लोग बोलते हैं किसके लिए? जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सा होता है, चुपचाप रहने वाला था, सीधा साधा होता है। ऐसी एक गर्ल के बारे में है जिसका रियल नेम क्या होता है? सुलेखा नाम होता है उसका असली नाम, लेकिन उसके नेचर की वजह से लोग उसे घर पे क्या बोलते थे? भोली बोलते थे, और बाकी के सारे लोग भी उसको भोली कहते थे। तो चैप्टर में देखते हैं क्या ऐसी चीज़ें हुई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड वोकैब भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर भोली, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भोली के बारे में, जिसका एक्चुअल नेम क्या था? सुलेखा। उसका नाम था सुलेखा। बट सिंस चाइल्डहुड एवरीवन हैड कॉलिंग हर भोली। लेकिन जब से उसका जन्म हुआ था तो सब लोग उसको क्या बुलाते थे? भोली भोली कहते थे। क्यों कहते थे? बिकॉज द सिंपलिटन मतलब होता है जो उसका सीधा साधा वाला जो स्वभाव है, उसको देख के लोग क्या कहते थे कि ये कैसी दिखती है? बिल्कुल सीधी सादी सी दिखती है, तो उसे भोली कहते थे। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल। जो नंबरदार जो थे रामलाल, जिनके पापा का नाम था, उसकी चौथी बेटी थी, वो चौथी सबसे छोटी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी तब क्या हुआ था? She had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो जब वो 10 महीने की थी तो क्या हुआ? चारपाई पे सो रही थी, तो चारपाई से वो गिर गई। किसके बल? सर के बल। तो जब सर के बल गिर गई तो उसका सर जो था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया। छोटा बच्चा होता है, अगर वो गिर जाता है, उसका हेड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो वो गिर गई, तो उसके गिरने से क्या हो गया? उसका जो ब्रेन था ना, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया। अब क्या हुआ आगे? That was why she remained a backward child. तो वो क्या हो गई? थोड़ी सी बैकवर्ड चाइल्ड हो गई, यानी उसको थोड़ा सा समझ में कम आता था कोई भी चीज़, वो मतलब बहुत ही जल्दी से नहीं ग्रैप्स कर पाती थी, बहुत टाइम लगता था उसको हर एक चीज़ समझने में। Came to know known as भोली द सिंपलिटन, और इसीलिए उसको सब लोग क्या बोलते थे? जो उसका बर्ताव था, जिस तरह से वो रहती थी, इसलिए सब लोग उसे भोली भोली कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसका जन्म हुआ था ना भोली का, तब वो कैसी थी? बहुत ही फेयर, मतलब बहुत गोरी और प्रिटी, बहुत सुंदर लगती थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की हो गई तब क्या हुआ था? शी हैड अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसको क्या हो गया था? स्मॉल पॉक्स होता है चेचक। ठीक है, एक बीमारी होती है चेचक, जिसमें क्या हो जाते हैं? दाग हो जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, मतलब निशान बन जाते हैं हमारे चेहरे पे या पूरी बॉडी में। तो वो वाली बीमारी उसको हो गई थी। कब? वो जब 2 साल की थी। तो पहले 10 महीने की थी तब गिर गई, तो उसकी वजह से उसका ब्रेन जो था वो डैमेज हो गया। फिर उसको जब 2 साल की थी तब उसको स्मॉल पॉक्स हो गए थे। ओनली द आईज वर सेव्ड। उसकी जो सिर्फ आंखें थी ना वो बच गई थी, बाकी सभी जगह जो था, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पोक मार्क्स। लेकिन बाकी की जितनी बॉडी थी या उसका जितना भी फेस था, उन सब पे क्या लग गए थे? पोक मार्क लग गए थे, मतलब काले काले धब्बे जो हो गए थे, इस टाइप के हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जो सुलेखा थी यानी भोली जो थी, वो 5 साल की हो गई, लेकिन अब तक भी वो बोलना नहीं सीखी थी, क्योंकि वो एक बैकवर्ड चाइल्ड हो गई थी। उसको हर एक चीज़ समझने में बहुत टाइम लगता था, तो 5 साल की होते हुए भी उसको बोलना तक नहीं आता था। When at last she learned to speak, she stammered. लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तब वो क्या करती थी? थोड़ा सा हकला के बोलती थी, मतलब जब भी वो बात करती थी तो हकलाती थी। Stammered मीन्स होता है हकलाना। द अदर चिल्ड्रंस ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। जो बाकी के बच्चे होते थे वो क्या करते थे? उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक करते थे, मतलब उसकी नकल निकालते। वो ह करके कैसे बात करती थी, तो सब बच्चे जो थे वो उसका मजाक उड़ाते थे कि कैसे बात करती है, देखो। इस वजह से क्या हुआ? एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, और इस वजह से वो थोड़ा कम बोलने लग गई। उसको लगा कि यार मैं ऐसे हकला के बात करती हूँ तो सब लोग मेरे पे हंसते हैं, तो इसलिए वो चुप रहना शुरू कर दिया उसने। वो ज़्यादा बोलती ही नहीं थी और चुपचाप बैठी रहती थी। रामलाल हैड 7
चिल्ड्रंस, उसके 4 बच्चे थे रामलाल के। कितने कितने थे, कौन कौन था? 3 तो उसके बेटे थे और 4 उसको बेटियां थी। द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और सबसे जो छोटी बेटी थी वो कौन थी? भोली थी। तो 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी और सबसे छोटी थी भोली। तो क्वेश्चन आ सकता है कितने बच्चे थे, तो आप इस तरह से बता सकते हो कि 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, और सबसे छोटी जो थी, यंगेस्ट मतलब होता है सबसे छोटी जो थी, वो कौन थी? भोली थी। It was an prosperous farmer's household and there was plenty of the eat and drink. वो बहुत ही prosperous मतलब होता है बहुत ही समृद्ध, खाने पीने की कोई कमी ना होना, बहुत खुशहाल फार्मर था, तो बहुत ही समृद्ध था, उसके पास काफ़ी चीज़ें थी। इस वजह से वो, उसके जो बच्चे थे या घर में जितने भी लोग थे, उनके पास खूब खाने पीने को था, कोई खाने पीने की कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रंस एक्सेप्ट भोली, सभी चिल्ड्रन सिर्फ छोड़ के, किसको? एक्सेप्ट मतलब होता है सिर्फ भोली को छोड़ के, वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जितने भी बच्चे थे उसके वो सभी के सभी स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी थे, सिर्फ छोड़ के किसको? भोली को, क्योंकि भोली बहुत अलग बच्ची बन चुकी थी। द सन had been sent to the city to the study and school and later in colleges, और उसके जो बेटे थे उनको उसने कहाँ भेजा था? पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था, सिटी से बाहर भेजा था, और उसके बाद कॉलेज वॉलेज भी भेज दिया। तो जो उसके बच्चे थे, तीनों बेटे जो थे, वो तीनों बाहर पढ़ते थे। ऑफ द डॉटर्स द राधा इज एल्डेस्ट, जो राधा थी वो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, और उसकी उसकी जो थी वो ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। राधा थी एक जो शादी उसकी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर जो थी उसका नाम था मंगला, जिसकी मैरिज जो थी हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, जिसकी मैरिज जो थी वो भी हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। अब क्या कर रहे थे रामलाल जो थे, वो तीसरी बेटी जो उनकी चंपा थी उनके बारे में सोच रहे थे कि अब भाई इसका करना है। 2 की शादी हो गई, बेटे जो थे वो सिटी में पढ़ते थे, अब बच्चे कितने लोग? 2 लोग, एक चंपा और एक भोली। They were good looking, healthy girl and it was not too difficult to find bridegroom for them. तो जो रामलाल था वो सोच रहा था कि इसके लिए तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि ये अच्छी खासी है, खाती पीती है, हेल्दी है, और सब कुछ इसमें कोई कमी नहीं है, बोलने बोलने में भी सही है, तो इसके लिए तो मुझे दूल्हा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ब्राइडग्रूम्स मतलब कि इसके लिए तो मुझे दूल्हा ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसके लिए दूल्हा मिल जाएगा। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को किसकी टेंशन थी? भोली की टेंशन थी कि भोली कैसे करेगी, उसका क्या करे। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो दिखने में अच्छी थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी कि भी समझदार हो तो चलो समझदारी से ही चल जाएगा, लेकिन ना तो वो समझदार थी ना वो दिखने में सुंदर थी। भोली वो 7 years old when मंगलास was married। अब मंगला की जब शादी हुई थी तब वो कितने साल की थी? 7 साल की थी। तो अब देखो, एक पहले थी उसकी राधा बहन, तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बड़ी सिस्टर का नाम क्या था, तो उनका नाम था राधा। फिर दूसरी थी मंगला, तीसरी थी कौन? चंपा, और चौथी कौन थी? भोली खुद थी। बेटों का नाम नहीं दिया, उनके भाइयों का नाम नहीं आया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एल्डेस्ट सिस्टर कौन सी थी। ठीक है, नेक्स्ट, द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल जब वो उसकी मंगला की जब शादी हुई थी तब वो 7 साल की थी, और उसी टाइम पे क्या हुआ था? गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला था। पहली बार जो है गांव में स्कूल खुला था गर्ल्स के लिए। द तहसीलदार, वहां के जो तहसीलदार साहब थे वो आए एंड केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और वो उन्होंने आके वहां पर क्या किया? ओपनिंग सेरेमनी करी, रिबन विबन काटा उन्होंने। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा कि एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, तुम क्या हो? एक राजस्व अधिकारी हो, तो तुम जो ऐसे राजस्व अधिकारी हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल ऑफ टू द विलेजर्स। तो उसने, जो तहसीलदार साहब जो थे, उन्होंने बोला कि तुम जो हो भाई राजस्व अधिकारी हो गवर्नमेंट ऑफिस में, और बहुत ही क्या हो? रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी बहुत जाने माने हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने गांव वाले जो हैं उनके सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, और तुमको क्या करना चाहिए? तुमको अपनी बेटी जो है उनको स्कूल भेजना चाहिए, जिससे क्या होगा? गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि देखो भाई ना, इन्होंने भी अपनी बेटी को भेजा है। तो इस तरह से उन्होंने उसको कहा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुमको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड आर यू क्रेजी। तो रामलाल ने सोचा कि अब मेरी बीवी जो है उससे बात करता हूँ, अपनी वाइफ से बात करता हूँ। तो उसने कंसल्ट किया, सारी बातें बताई कि भाई ऐसा हुआ था। तहसीलदार साहब ने कहा है कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो। तो उसकी वाइफ जो थी उसने चिल्लाया, शी क्राइड, उसने चिल्लाया, बोला तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़की स्कूल जाएगी तो उससे शादी कौन करेगा? क्योंकि उसने अब से पहले अपनी बेटियों की किसी को भी स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि स्कूल था ही नहीं गाँव में, अभी पहली बार खुला था। तो उसने कहा कि अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो कौन उनसे शादी करेगा?
तो आगे कहते हैं बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था कि वो क्या कर सके, डिसओबे यानी उनकी आज्ञा का पालन ना करे, किनका, जो तहसीलदार साहब थे उनका, क्योंकि तहसीलदार साहब बहुत बड़े हैं। तो रामलाल को लगा कि मैं उनको ऐसे कैसे मुंह पे मना कर दूं कि नहीं मैं तो अपनी बेटियों को नहीं भेजूंगा, और वो मुझे कह रहे हैं कि तुम जो हो रिप्रेजेंटेटिव हो, सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हो, तो तुम्हें अपनी बेटियों को भेजना चाहिए, तो मैं उनको कैसे मना कर दूं। तो उसको लग रहा था कि मैं नहीं मना कर सकता हूँ। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो फिर उसकी वाइफ ने उसको आइडिया दिया, उसने कहा आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, तुम एक काम करो, स्कूल भोली को भेज दो। भोली को स्कूल भेजने से क्या होगा, एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस टू हर गेटिंग मैरिड एंड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। तो उसने कहा कि भाई ये एक छोटा सा चांस है हमारे पास, जिससे क्या हो जाएगा कि उसकी में भी क्या हो जाए, शादी हो जाए, क्योंकि एक तो उसके साथ क्या है, एक तो उसका बहुत गंदा सा फेस है, अगली मतलब बहुत ही भद्दा सा फेस है, और दूसरा क्या है, लैक ऑफ सेंस, मतलब उसको समझने की जो शक्ति है वो उसकी कम है, क्योंकि उसका माइंड जो था, जो ब्रेन था, वो जो छोटी थी जब गिर गई थी, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा उसका ब्रेन जो था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, तो उसको कोई भी चीज़ समझने में, हर चीज़ को एक्वायर करने में उसको बहुत टाइम लगता था। एक्वायर मीन्स होता है कि कुछ अर्जित करना, तो हर एक चीज़ को एक्वायर करने में उसको बहुत टाइम लगता था। तो इसलिए उसने कहा कि इस बहाने उसकी उसको थोड़ा सही लगेगा, क्या पता इसी बहाने उसका कहीं रिश्ता विश्ता हो जाए। लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर, छोड़ो उसकी टीचर्स के ऊपर, वही इसको जाके संभालेंगी, वही इसकी टेंशन करे, हम तो उसको क्या कर देंगे, स्कूल भेज देंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी। अब रामलाल ने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग जो था भोली को लिया, उसको पकड़ा हाथ में और बोला चलो मेरे साथ। अब उसको लेके गया साथ में। आई विल टेक यू टू स्कूल भोली, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेन, तो उसके पापा ने कहा रामलाल ने कि मैं तुमको स्कूल लेके जा रहा हूँ। तो भोली डर गई कि अरे यार स्कूल क्या होता है, उसने तो कभी स्कूल का नाम ही नहीं सुना था। तो उसके पापा ने उसको से पकड़ के बोला कि तुमको मैं स्कूल छोड़ के आऊंगा। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, उसको नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, स्कूल होता क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं था। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ, उसको याद आया कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, उनकी जो गाय थी वो बूढ़ी हो गई थी। ओल्ड मतलब यहाँ पे पुरानी वाली गाय नहीं, ओल्ड मीन्स कि उनकी जो पुरानी बूढ़ी गाय जो थी उसके बारे में उसको याद आया कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि बूढ़ी गाय जो थी उसको क्या किया था, जिसका नाम था लक्ष्मी, ठीक है, काउ का नाम क्या था, लक्ष्मी, had been turned out of the house and sold। तो उसको क्या किया गया था, कुछ टाइम पहले उस बूढ़ी काऊ को लेके गए थे और जाके बेच दिया था। तो भोली को लग रहा था कहीं मेरे पापा भी तो कहीं मेरे को ऐसे नहीं कि कहीं छोड़ के आ रहे हैं और फिर मेरे को लेके ही नहीं आएंगे, मेरे को वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। तो उसको स्कूल का मतलब पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है। तो वो अपने बारे में ये सारे माइंड में सोच रही थी कि कहीं लक्ष्मी की तरह मेरे को भी तो घर से नहीं निकाल रहे हैं। नो 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 ऐसे, क्योंकि वो हकलाती थी, स्टैमर्ड करती थी, तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं। शी शाउटेड इन टेरर, उसने बहुत ही डरते हुए इस तरह से चिल्लाया। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने क्या किया, अपने पापा के जो हाथ में उसका हाथ था ना, उसके पापा ने उसको हाथ पकड़ रखा था, तो अपने पापा की ग्रिप से वो अपना हाथ छुड़वा के वहां से चली गई। व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, उसने कहा कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम पागल हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। शाउटेड रामलाल, इस तरह से रामलाल ने उसकी तरफ बहुत जोर से चिल्ला दिया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुमको सिर्फ कहाँ लेके जा रहा हूँ, स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी वाइफ से कहा लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज उसको क्या पहनाओ, थोड़े अच्छे वाले कपड़े पहनाओ, और एल्स व्हाट विल टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़े अच्छे कपड़े पहनाना, कहीं उसके टीचर्स जो हैं, जो और गर्ल्स स्कूल में होंगी, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि हम इसको कैसे बना के भेजते हैं, तो उसको थोड़े अच्छे वाले कपड़े पहना देना। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बने थे, किसी ने भी कभी उसके लिए नए कपड़े नहीं बनाए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, तो जो उसकी बहनें थी ना, उन्हीं के पुराने कपड़े वो उसके पास आते थे, मतलब उसकी बहनें पहनती थी, फिर वहीं से उसके पास आते थे। तो कभी उसको कभी नई ड्रेस नहीं मिली या उसको ड्रेस नहीं दी गई कि लो भाई ये तुम्हारी लिए ड्रेस है, तुमको पहननी है। नो वन केयर टू मेंड एंड वॉश हर क्लोथ, ना ही किसी ने उसके लिए कभी कोई कपड़े बनाए, मेंड मतलब होता है ना ही कपड़े बनाए, और ना ही कभी किसी ने उसके लिए कपड़े धोए, क्योंकि उसको जो चेचक का प्रॉब्लम हो गया था उसकी वजह से सब लोग उसको, घर वाले जो थे वो भी उसको हेट करते थे, उसको कोई पसंद नहीं करता, तो ना उसके लिए कपड़े धोते थे, ना उसके लिए कोई कपड़े बनवाते थे, हमेशा वो अपने बहनों के ही पुराने उराने कपड़े जो थे वही पहनती थी। बट टुडे शी वॉज लकी to receive a clean dress which had shrunk after many washings
एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। और आज वो बहुत अपने आप को लकी मान रही थी, उसको लकी लग रहा था कि आज उसको क्या मिली थी, एक साफ सुथरी क्लीन ड्रेस मिली थी, क्योंकि उससे पहले उसको पुरानी सी बेकार सी मैली सी ड्रेस मिलती थी, कभी वो खुद से धो लेती थी तो ठीक है, वरना उसके लिए ऐसा नहीं होता था कि उसके लिए किसी ने कपड़े धो के रखे हो और उसने वो क्लीन कपड़े पहने हो। तो उसके लिए पहली बार ये बहुत अच्छा लकी डे था। विच हैड श्रंक, और जो उसको ड्रेस मिली थी ना वो कैसी थी, श्रंक मतलब बहुत ही सिकड़ी हुई थी। आफ्टर मैनी वॉश, होता है ना जब कपड़े हम धोते हैं तो बहुत बार धोते धोते वो बेचारे ऐसे हो जाते हैं, डल से हो जाते हैं, बिल्कुल सुकड़ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा श्रंक हो गया था, सिकुड़ गया था वो कपड़ा बहुत बार धोने के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब जो है उसकी जो बहन है चंपा, उसको फिट नहीं आता था, तो इसलिए अब किसको दे दिया कि लो भोली तुम पहनो उसको। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, और उसको क्या करवाया गया था, अच्छे से नहलाया गया था, नहला के उसके बालों में क्या लगाया गया था, ऑयल लगाया गया था, जो उसके बाल कैसे थे, बिल्कुल मैटेड मतलब उलझे हुए गुच्छे बने हुए ड्राई गंदे से हेयर जो थे उनको उसने वॉश किया, वॉश करके उसको तेल वेल लगा के बढ़िया चमका दिया। Only then did she begin to believe that she was being taken a place better than her home. लेकिन उसको सिर्फ क्या लग रहा था, उसको सिर्फ एक ही बिलीव था, उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जो मेरे घर से ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि घर में तो उसकी कोई केयर नहीं करता था, लेकिन आज उसको ऐसा फील हो रहा था कि कहीं मैं कुछ ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहां मुझे अच्छे से बना के भेज रहे हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि वो जगह जो हो मेरे घर से ज्यादा मुझे अच्छी लगे। तो ये सोच के वो वहां से चली गई। अब घर वालों के आगे तो उसकी टिक्की नहीं, कुछ तो उसको लगा के जाना ही पड़ेगा, तो चली गई। When they reached to school, the children were already in their classroom. जब वो स्कूल में पहुंची तो स्कूल में पहले से ही बच्चे जो थे सभी अपनी अपनी क्लास में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिनिस्ट्रेस। तो रामलाल ने क्या किया, जो प्रधानाचार्य जी थी उनको अपनी बेटी का हाथ पकड़ा के आ गए कि ये पकड़ो मेरी बेटी आ गई है, अब मैं जाता हूँ। लेफ्ट अलोन, और वो चले गए। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लैंडेड आईज, और पुअर गर्ल जो बेचारी सी भोली जो थी, जिसको कुछ पता ही नहीं था, वो कभी बोलती भी नहीं थी ठीक से, वो बेचारी अपनी डरी हुई आंखों से यहाँ वहां देख रही थी, सोच रही थी करना क्या है, क्या करना होता है, स्कूल में होता क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं था। देयर वर सर्वल रूम्स, बहुत सारे रूम्स थे वहां पे, ठीक है, सर्वल मीन्स की बहुत सारे रूम्स थे। एंड ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और सभी की सभी जो गर्ल्स थी जिस जिस रूम जा रही थी तो वहां पे उसको सारे जगह पे रूम दिख रहे थे, और सारी लड़कियां जो थी वो कैसे बैठती, स्क्वेटेड मतलब होता है वो उखड़ू होके बैठते हैं ना, ऐसे करके पैरों पे यूं करके बैठते हैं, तो वैसे स्क्वेटेड होके बैठी थी। कहाँ पर, मैट पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, तो पढ़ रही थी बुक में से और स्लेट पे क्या कर रही थी, लिख रही थी। The headmistress asked Bholi to sit down in the corner in one of the classroom. तो हेडमिनिस्ट्रेस ने कहा, प्रधानाचार्य ने कहा कि जाओ उस कॉर्नर पे जाके बैठ जाओ, उस वाली क्लास में जाके कॉर्नर में जाके बैठ जाओ। तो भोली जाके बैठ गई। Bholi did not know what the exactly school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age and present there, and she hoped that one of these girls might become her friend. तो भोली को नहीं पता था कि भोली को नहीं पता था कि स्कूल में एग्जैक्टली होता क्या है, क्या करते हैं, होता क्या है, उसको कुछ नहीं पता था। व्हाट हैपेंड देयर, कि वहां पे करते क्या है, बस उसको इस चीज की अच्छी लग रही थी। लेकिन उस चीज की खुशी हो रही थी क्या, कि उसने पहली बार क्या देखा था, बहुत सारी गर्ल्स थी जो ऑलमोस्ट उसी की एज की थी, मतलब उसने कभी घर से बाहर नहीं निकली, तो पहली बार उसने इतनी सारी गर्ल्स देखी थी जो उसी के बराबर की थी, उसी की एज की थी, तो वो देख के उसको अच्छा लग रहा था। एंड शी होप्ड, और उसको लग रहा था, उसको आशा थी कि कुछ इसमें से गर्ल्स जो है वो क्या बन जाए, मेरी फ्रेंड बन जाए। तो ऐसी वो आशा कर रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो गर्ल्स बैठी हुई है इनमें से कोई मेरी फ्रेंड बन जाए। तो ये सारी चीजें उसको अब थोड़ी थोड़ी सही लगने लगी। The lady teacher who was in the class was saying something to girls, but Bholi could understand nothing. अब लेडी जो टीचर थी, एक टीचर आई और टीचर आके क्लास में आके कुछ कुछ कहने लगी और सारी गर्ल्स को कहने लगी, लेकिन भोली जो थी वो समझ ही नहीं रही थी कि टीचर बोल क्या रही है, क्योंकि उसको कोई भी चीज़ समझने में बहुत टाइम लगता है। जैसे नॉर्मल बच्चे जो हैं वो जल्दी से एक्वायर कर लेते थे, लेकिन भोली जो थी वो उस चीज़ को एक्वायर करने में बहुत टाइम लगाती थी। तो जब टीचर बोल रही थी तो सारे बच्चे सुन रहे थे, सारे बच्चे समझ रहे थे, लेकिन भोली को नहीं समझ में आ रहा था कि मैम बोल क्या रही हैं। She looked at the pictures on the wall. वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ जो दीवारों पे पिक्चर लगी हुई थी उनको देख रही थी। And the color fascinated her. The horse was brown, just like the horse on the which the Tehsildar had come to visit their village.
तो वो क्या कर रही थी, वो जो पिक्चर्स लगी हुई थी वो उसको बहुत ज्यादा फैसिनेटेड कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको आकर्षित कर रही थी, तो उन्हीं की तरफ देख रही थी। तो कौन कौन सी पिक्चर थी, वो पिक्चर देख रही थी हॉर्स की, जो कौन से कलर का था, ब्राउन कलर के था, और वो ऐसा लग रहा था जस्ट लाइक हॉर्स, उस टाइप का हॉर्स लग रहा था जैसा कि जो तहसीलदार साहब जो थे ना, जब वो आते थे विजिट करने विलेज में, जब विलेज में घूमने आते थे, चक्कर मारने आते थे, तब वो जब आते थे जिस घोड़े पे, वैसा उनको वो घोड़ा लग रहा था। तो पहली बार उसने जो चीज घोड़ा जो रियल में देखा था, वो अब उसको पिक्चर में देख रही थी कि अच्छा घोड़ा, पिक्चर, वो इस तरह से देख रही थी। फिर उसने क्या देखा, द गॉट, फिर उसने बकरी देखी जो ब्लैक कलर की थी, और वो उसको कैसी लग रही थी, वो उसको लग रही थी अपने ही पड़ोसी जो हैं उनकी जो बकरी है उसके जैसी लग रही थी, कि अरे ये बकरी का फोटो बिल्कुल हमारे, बोलते हैं ना हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं कैसे देखते हैं, जब पिक्चर्स देखते हैं तो बोलते हैं अरे ये मम्मा ये वाली चीज तो हमने वहां देखी थी, उधर था ना, उनके पास ऐसा था। तो वैसा ही वो कुछ अपने आप से रिलेट कर रही थी ये सारी चीजें देख के। द पैरेट वॉज, अब उसने पैरेट देखा जो ग्रीन कलर का था, जो उसको कैसा लग रहा था, लाइक द पैरेट दैट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जब उसने आम के बागानों में जो देखा था तोता, वैसा ही तोता उसको उस फोटो में दिखा। एंड द काउ, अब उसको क्या दिखी, अब उसको गाय दिखी, और वो गाय कैसे दिखी, जस्ट लाइक लक्ष्मी, जो उसकी लक्ष्मी थी ना, जो उनकी काऊ थी जिसको उन्होंने बेच दिया, जो बूढ़ी काऊ थी, तो वैसे ही उसको वो काऊ लगी कि जैसे ऐसी लग रही जैसे कि मेरी लक्ष्मी है। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड एंड स्माइलिंग एट हर। तो फिर एकदम से क्या हुआ, भोली ने नोटिस किया कि टीचर जो है उसके सामने खड़ी है और उसको देख के स्माइल कर रही है। अब हम होते हैं ना बच्चे ऐसे खोए रहते हैं, देखते रहते हैं, और सडनली आके मैम खड़ी हो जाती है, फिर हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन उसकी मैम जो थी उसने उसको स्माइल किया, उसको स्माइल करते हुए देखा। और व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तो मैम ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है बेटा, तो वो उसने बोला भ भ भ, क्योंकि वो स्टैमर्ड करती थी, हकलाती, तो वो एक तो डर गई थी कि पहली बार उसे कोई इसका नाम पूछ रहा था, तो भ भ भ करने लग गई। एंड शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और वो भ भ करके हकलाते हुए उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, बस उतना ही बोला उसने। फिर देन शी बिगिन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोट फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। फिर क्या हुआ, उसकी जो जैसे उसने भ भ किया, अब वो थोड़ी सी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, तो वो रोने लग गई, और इतना रोने लगी कि उसकी आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या हो रहा है, बाढ़ आ गई है। तो फ्लड मीन्स होता है बाढ़ आना, और ऐसा फ्लोड हो रहा था, मतलब टीयर्स जो थे वो बस बहते ही जा रहे थे, ऐसे धारा बहती जा रही थी उसकी, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बाढ़ आ गई हो, है ना। She kept her head down as she sat in her corner. फिर उसने क्या कर लिया, अपना यूं हेड डाउन करके बैठ गई और रोती रही कंटिन्यूसली, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग टू हर। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना हेड ऊपर करके उन गर्ल्स को देखे जो गर्ल्स उसके ऊपर क्या कर रही थी, हंस रही थी, क्योंकि सारी गर्ल्स से जब नॉर्मल बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही भोली से पूछा, और भोली अपना नाम तक ठीक से नहीं बोल पाई, और उसकी वजह से वो डर गई, और डरते हुए वो उससे रोने लगे, और फिर उसने कुछ करा ही नहीं, बस वो रोती रही। when the school rang bell, जब स्कूल की घंटी बजी, तब क्या हुआ, ऑल द गर्ल्स जो थी वो स्क्वेरिड आउट ऑफ द क्लासरूम, तो सारी गर्ल्स जो थी वो धीरे धीरे करके इस क्लास से बाहर निकलने लगी। तो स्क्वेरिड मतलब होता है धीरे धीरे हल्के कदमों से निकलते ना, जब बच्चे नहीं निकलते ऐसे पैरों से आवाज करते, खटर 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 करके आवाज निकालते हैं, तो ऐसे रेंगते हुए जैसे चलते जा रहे थे, तो सारी गर्ल्स जो है वो बाहर निकल गई। बट भोली जो थी वो डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जहां वो जिस कॉर्नर में बैठी थी उस कॉर्नर से उठ के चली जाए या बाहर जाके देख के आए, उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत थी, वो बहुत डरी हुई थी। हर हेड स्टिल लोअर्ड एंड शी केप्ट ऑन सोबिंग, और उसका जो हेड था वो अभी भी कहाँ था, नीचे की तरफ झुका हुआ था, और वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी, सोबिंग कर रही थी, मतलब रोए जा रही थी। भोली, अब एकदम से आवाज आई भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, तो टीचर की आवाज आई भोली बोलते हुए, तो टीचर की आवाज कैसी लग रही थी, ऐसी लग रही थी जैसे बहुत ही सॉफ्ट हो और बहुत ही सूदिंग मतलब कानों को अच्छी लगने वाली, बहुत प्यारी लगने वाली, ऐसी आवाज लगी टीचर की। वरना मैम कैसे होती है, सीधा अगर एक बोलते हैं भोली, एक बोलो भोली, तो दोनों को मीनिंग में उसको क्या समझ आया कि जैसे उसने आवाज सुनी तो उसको लगा कि बहुत ही सूदिंग वाली, बहुत ही अच्छी वाली आवाज आई है। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। तो इस टाइप से उसको कभी किसी ने कॉल नहीं किया था, कभी किसी ने उसको इस तरीके से, इस प्यार से, इस सॉफ्टनेस के साथ, इतना सूदिंग तरीके से कभी किसी ने उसका नाम नहीं पुकारा था। तो ये चीज उसको क्या कर गई, टच कर गई, बहुत अच्छा लगा उसके दिल को, ये भा गया कि मैम ने जिस तरह से उसको बहुत ही प्यार से क्या बोला, भोली कहा। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो।
इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। ये क्या था, ये एक कमांड नहीं था, एक ऑर्डर की तरह नहीं था कि चलो उठ जाओ गेट अप, ऐसा नहीं था। ये गेट अप कैसा वाला था, बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही दोस्ती वाला था, जिसमें एक हमदर्दी टाइप होता है वैसा वाला। उसने उसे कहा था कि चलो उठो, तो भोली जो थी वो गॉट अप, भोली जो है वो उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, तो मैम ने फिर से उससे उसका नाम पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। स्वेट ब्रोकन आउट ओवर हर होल बॉडी, तो उसके पूरी बॉडी से क्या आने लगा, पूरी बॉडी से उसके पसीने छूटने लगे कि एकदम से फिर से मैम ने वो चीज पूछी, क्योंकि उसने कभी किसी को अपना नाम तक नहीं बताया था, वो कभी किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं गई थी, और उसके पापा ने उसको बिना कि तुम कंफर्टेबल हो नहीं हो जाके छोड़ के आ गए स्कूल में, तो वो चीजें हैंडल नहीं कर पा रही थी कि वो अपना नाम तक नहीं बोल पा रही थी किसी के सामने। तो वो फिर से उसको ऐसा लगा कि पसीने छूट रहे हैं उसकी पूरी बॉडी से। एंड वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, और उसको लगा था कि अब क्या फिर से वो क्या करने वाली है, क्या वो फिर से हकलाते हुए जो मैम ने उससे पूछा है उसको फिर से क्या कर देगी, डिसग्रेस कर देगी। यानी मैम ने इतना तरीके से पूछा है और वो हकलाते हुए वो वापस से उस बात को जवाब दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ऐसा उसको लगने लग गया। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, तो वो सोचती है कि इतनी दयालु जो वुमन है, इतनी दयालु जो औरत है, उसके लिए उसने क्या सोचा कि मुझे करेज करना पड़ेगा, मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, और उसने डिसाइड किया कि मुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे और मुझे अपना नाम बोलना पड़ेगा। वो अपने अंदर से ये चीज़ कहने लगे कि यार मैम मेरे सामने ये मैडम जो है ये इतने अच्छे से मुझसे बात कर रही है, और मैं क्या फिर से इनको डिसग्रेस कर दूँ, फिर से इनका अपमान करूँ और मैं अपना नाम ना बोल पाऊँ। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उनकी वॉइस जो थी वो बहुत ही सूदिंग थी, बहुत ही प्यारी थी। एंड शी वुड नॉट लाफ एट हर, और ना ही वो टीचर जो है उसके ऊपर हंस रही थी। तो ये चीज़ें जो है उसको बहुत अच्छी लगी कि उसने लगा कि नहीं मुझे अब तो एफर्ट करने पड़ेंगे और अपना नाम बोलना ही पड़ेगा। तो क्या बोलती है, फिर से वो करती है भ भ भो, शी बिगेन टू स्टैमर, वो फिर से हकलाने लग जाती है और फिर से भ भ भ भो करते हुए वो चुप हो जाती है। वेल डन, टीचर बोलती है वेल डन, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, तुमसे हो रहा है। और उसको टीचर जो है वो एनकरेज करती रहती है कि नहीं तुम कर लोगी, बोलो बोलो अपना नाम बोलो, कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब पूरा फुल नेम बोलो, भ भो पे तो आ गई हो, अब अपना नाम पूरा बोलो। तो वो फाइनली क्या बोलती है, भ भो भो भोली, ऐसे वो भ करते हुए लास्ट में अपना नाम भोली बोल देती है। एट द लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एंड एज इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और उसने फाइनली क्या किया, फाइनली उसने अपना नाम बोल दिया और उसको क्या लगा, बहुत ही रिलीव्ड लगा, उसको बहुत ही आराम लगा कि अरे मैंने तो क्या कर दिया, एक अचीवमेंट मिल गया, मुझे एक उपलब्धि मिल गई हो, ऐसा उसको लगने लगा कि मेरे को जो मैंने अंदर से जो एफर्ट दिखाए वो मैंने एफर्ट कर दिए, वो मैंने बोल दिया। तो उसने इस तरह से बोल दिया तो उसको बहुत खुशी हो रही थी। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, तो टीचर जो थी उसने उनको थपथपाया अफेक्शनेटली, मतलब बहुत ही साहस के साथ कि भाई तुमने जो है बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया तुमने अपना नाम बोला है, ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो तुमने किया है ये बहुत ही अच्छा है, तो उनकी तारीफ कर दी। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तो उसने कहा मैम ने कि अपने अंदर जो दिल के अंदर जो डर है ना उसको निकाल के बाहर फेंक दो, और तुम भी बाकी बच्चे जो है ना, बाकी जितने भी लोग हैं उनकी तरह तुम भी बोलना सीख जाओगी। तो अपने अंदर जो डर है ना, अपने दिल के अंदर, इस दिल के अंदर जो डर को बाहर निकाल के फेंक दो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, तो भोली ने एकदम से अपना सर ऊपर उठाया जैसे मान लो ये पूछ रही है रियली, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मैं बाकी लोगों की तरह बिल्कुल पट 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 बोल पाऊँ। तो वो इस तरह से जैसे मैम ने उसको कहा तो उसने सर उठा के देखा और उससे पूछा सही में ऐसा हो सकता है। यस इट विल बी वेरी इजी, उसने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये तो बहुत ही सिंपल होता है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुमको डेली क्या आना है, डेली स्कूल आना है। विल यू कम, तो मैम पूछती है कि तुम आओगी ना, तो भोली कहती है, बोली नोडेड करती है, बोली ऐसे सर में हाँ में सर हिलाती है नोडेड करते हुए। नो से इट अलाउड, वो कहती नहीं नहीं मुंह से बोलो तेज चिल्लाते हुए कि स्कूल आओगी ना डेली। तो बोलती या यस, बोलती या, क्योंकि वो हर बात में स्टैमर्ड करती, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से यस बोल देगी हाँ मैडम मैं कल से आ जाऊंगी स्कूल, नहीं उसने सिर्फ यस ऐसे करके उसने बोला। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली जो थी वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी कि उसने जो कहा वो कह पाई, मतलब वो अपने आप में बहुत ज़्यादा देख रही थी कि मैं वो सारी चीज़ें कर पा रही हूँ जो मैंने आज से पहले नहीं किया था। उसने अपना नाम बोला, फिर उसने जो मैम ने उसको बोला कि नहीं यस बोलना है, चिल्ला के बोलो, तो उसने यस भी जो है वो बोल के दिखाया, यानी सामने वाले का वो सारी चीज़ें समझ रही थी, तो उसका ब्रेन जो था वो अब काम कर रहा था, उसको विश्वास था कि मैं जो हूँ
अब वो सारी चीजें कर पा रही हूँ जो मैं नहीं करती थी, क्योंकि घर में तो उसको कोई समझता ही नहीं था, लेकिन मैम जो थी उसके हर एक चीज को समझ रही थी, कनेक्ट कर रही थी। अब आगे क्या होता है, डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, तो उसने कहा कि हाँ तुम सब कुछ कर लोगी जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है, अब ये पकड़ो बुक। अब उसने बुक दे दी। बुक कौन सी, जिसमें वो सारे पिक्चर्स बने हुए थे। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन द कलर डॉग, कैट, गॉड, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विथ एवरी पिक्चर्स वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर। तो मैम ने उसको बुक दी, उस बुक में क्या थे, वो पिक्चर्स की बुक थी और सब में उसमें पिक्चर्स बने हुए थे, घोड़े के, डॉगी के, कैट के, काऊ के, हॉर्स के, जितने भी थे वो सारे बने हुए थे पिक्चर, और उनके साथ क्या लिखा हुआ था, ब्लैक कलर के लेटर्स भी लिखे हुए थे जो बता रहे हैं कि ये कौन सी पिक्चर है, इसमें कौन सा एनिमल है। तो मैम ने कहा इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम 1 महीने में क्या कर लोगी, इस बुक को रीड करना सीख जाओगी, तुमको ये बुक जो है 1 महीने में रीड करना आ जाएगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुमको एक बड़ी बुक दूंगी, इससे भी बड़ी, एंड देन अ स्टिल बिगर वन, फिर मैं इससे भी एक बड़ी बुक तुमको देती जाऊंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न एंड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। फिर उसने कहा कि इस तरह से तुम बढ़ते बढ़ते तुम जो है अच्छा पढ़ लोगी और सारी चीजें जो है तुम कर पाओगी, जैसे एनीवन जो भी लोग विलेज में करते हैं उतना तुम भी कर लोगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी जो है तुम्हारे ऊपर हंसेगा नहीं, एंड पीपल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट, और लोग तुम्हें आदर के साथ सुनेंगे कि तुम क्या बोलना चाहती हो, आदर के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट अ स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना हकलाते हुए क्या कर पाओगी, बोल पाओगी, अपनी सारी बात कह पाओगी। अंडरस्टैंड, उसने कहा समझ गई। एंड नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। तो इस तरह से मैम ने उसको समझाया, तो उसके अंदर क्या आ गई, हिम्मत आ गई कि अब तो बस करके दिखाना है। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the tree in front of the schoolhouse had blossomed into with big red flowers। तो उसको क्या लग रहा कि सडनली उसको ऐसा लग रहा कि सब कुछ आहा क्या बढ़िया बढ़िया हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा कि मंदिर की घंटियां बज रही हैं और घंटियां बज रही हैं, और सामने उसको ऐसा लग रहा था कि जो भी मेरे घर के और मेरे स्कूल के रास्ते में जो पेड़ आते हैं उन पे क्या खिल गए हैं, लाल लाल फूल खिल गए हैं। तो सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी। तो जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तो हमारे सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो तो हम उसको सॉल्व करना सीख जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, टेंशन फ्री। तो वो सारी जो कॉन्फिडेंस था वो उसके अंदर आना शुरू हो गया। तो उसके लिए एक बहुत नई शुरुआत थी। आगे, हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप्स एंड न्यू लाइफ, उसके दिल में क्या आ रहे थे, बहुत नई नई आशाएं जो थी वो आ रही थी, और बहुत सारी होप थी वो उसको दिख रही थी उसकी लाइफ में कि अब उसको आगे बहुत कुछ करना है। थर्स द ईयर पास्ट, इस प्रकार से क्या होने लगे, सालों साल बीतने लगे। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब विलेज जो था, जो गांव था, वो क्या बन गया था, वो एक टाउन बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल खुला था वो अब बन चुका था, हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब एक सिनेमा हॉल बन चुका था जो एक टिन शेड के नीचे होता था। अ कॉटन गिनिंग मिल, एक कॉटन की गिनिंग मिल बन चुकी थी, मिल हो चुकी थी, सूत बनने की जो होती है मिल, वो हो चुकी थी। द मेल ट्रेन, एक मेल ट्रेन जो डार्क ट्रेन होती है वो भी अब रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू हो गई थी, जो इससे पहले नहीं रुकते थे रेलवे स्टेशन पे, अब वो भी चीजें होने लगी। मतलब अब डेवलपमेंट होता जा रहा था गाँव का, तो भोली भी जो थी वो समय के साथ बढ़ती जा रही थी और पढ़ती जा रही थी। One night after dinner, रामलाल said to his wife, एक रात को जब डिनर कर रहे थे तो रामलाल ने अपनी बीवी से कहा, Then shall I accept भिशंबर proposal, तो जो रामलाल थे वो उसने अपनी वाइफ से कहा कि क्या अब हमको भिशंबर का प्रपोजल प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा उसने अपनी वाइफ से कहा। तो उसकी वाइफ ने कहा यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली कितनी लकी है कि उसको इतना सही जो है दूल्हा मिल रहा है, इतना बढ़िया दूल्हा मिल रहा है। वेल टू डू मतलब हर एक चीज में संपन्न है, ऐसा दूल्हा उसको मिल रहा है कि एक बिग शॉप है, उसका खुद का हाउस है, और हेयर सर्वल 1000 इन द बैंक, उसके बैंक में जो है बहुत सारे पैसे पड़े हैं, 1000 रुपीज, बहुत सारे 1000 में हजारों में पैसे हैं। मोरओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और ना ही उसने कोई डाउरी वाउरी की कोई बात कही, और वो डाउरी भी नहीं लेगा, मतलब दहेज भी नहीं लेगा। ऐसी सारी चीजें उसने बोली कि भाई ये तो इतनी अच्छी बात है, बोली कितनी लकी है उसको ऐसा दूल्हा मिल रहा है। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्स, तो उसने कहा
कि बट क्या ये सही होगा कि वो जो है ऑलमोस्ट मतलब यंग नहीं है, भोली तो हमारी यंग है और वो तो क्या है, बूढ़ा है, ऑलमोस्ट कितना है, उसके पापा की उम्र का है। तो उसने कहा और क्या है कि ऑल्सो लिम्स मतलब थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है, ऐसा है कि भी बूढ़ा भी हो चुका है, उसके अंग जो है वो मतलब सारे ऐसे हिला डुला हुआ सा है, तो ऐसा है, इस तरह से उसने बोला कि इतना बूढ़ा टाइप का है तो चलेगा। तो बोलती है मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्विट ग्रोन अप। तो उसने कहा कि हाँ तो क्या हुआ, उसकी जो पहली वाइफ जो है उसके बच्चे जो हैं वो तो अब बड़े हो चुके हैं, तो अब तो कोई टेंशन नहीं है, हो सकता है चल जाएगा। सो व्हाट डज इट मैटर, तो मैटर क्या है, कोई टेंशन नहीं है। हिज वाइफ रिप्लाइड कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके जो पहली भी मतलब बूढ़ा था, ठीक है, और लंगड़ा के भी चलता था, ऊपर से उसकी पहली वाली बीवी थी, उसके बच्चे भी थे और वो बड़े हो चुके थे। तो इस तरह से बोला कि तो क्या हुआ, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब क्या टेंशन है, अब तो चल सकता है। तो उसकी एज कितनी थी, 45-50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। तो उसने कहा कि इतना 40 और 45 की एज का है, और उसकी वाइफ ने कहा कि इतना तो चलता है, इतने तो होते हैं मैन, ऐसा उसकी मम्मी कह रही थी, ठीक है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। तो उसने कहा कि हम कितने लकी हैं कि वो जो दूल्हा जो है, जो बिशंबर जो है, वो दूसरे गांव का है, तो उसको पता नहीं है किसके बारे में, डज नॉट नो, मतलब उसको नहीं पता है कि जो भोली है उसके पोक मार्क्स बने हुए हैं, फेस पे पोक मार्क्स हैं, और उसका सेंस जो है वो लैक है, मतलब उसके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम है। तो अच्छा है वो दूसरे गांव में रहता है तो उसको इतना पता नहीं है हमारे बारे में। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इसका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वो क्या हो जाएगी, सारी जिंदगी अनमैरिड रह जाएगी, मतलब उसकी शादी नहीं होगी। ऐसा उसके मम्मी पापा का सोचना था जो आपस में बात कर रहे थे। यस बट आई वॉन्डर वॉट भोली विल से, तो बोले अरे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भोली क्या कहेगी, उसका क्या कहना है इसके बारे में, वो क्या कहेगी, ऐसा वो जो उसके पापा थे वो कहने लगे। What will the witless one say? She is like a dumb cow. उसने कहा वो क्या सोचेगी, उसके बारे में थोड़ी सोचना है, वो तो एक डम्ब काऊ, एक बुद्धू गाय की जैसी है, सीधी सादी है, उससे क्या पूछना है, उसको क्या सोचना है, वो क्या सोचती है, उससे हमको लेना देना नहीं है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। उसने कहा हाँ शायद तुम सही कह रही होगी, और इस तरह से मटर्ड मतलब कि बड़बड़ाते हुए उसने कहा कि हाँ तुम ठीक ही कह रही हो, अब हो गया तो कर लेते हैं, तो कर ही लेते हैं, ठीक है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, दूसरे कॉर्नर में, कोर्टयार्ड में, दूसरे आंगन में जो भोली थी वो ले अवेक ऑन हर कोट, वो अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी और लिसन कर रही थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, जो उसके पापा मम्मी जो फुसफुसा रहे थे, विस्पर्ड मतलब होता है खाना फूसी की तरह धीरे धीरे बात करते हैं ना, फुसफुसाते हुए, तो वो जो बातें कर रहे थे वो भोली आराम से सुन रही थी, सारी बातें उसको समझ में आ रही थी, सुन रही थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, वो कौन था, एक पंसारी था, जो कौन थे ना परचूनी वाले जो होते हैं वो था, तो वो बहुत ही अच्छा परचूनी वाला था। एंड ही केम विथ अ बिग पार्टी और फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर अ वेडिंग, तो वो शादी वाले दिन बहुत सारे अपने जो फ्रेंड्स थे उनको लेके आया था, जो उसके रिश्तेदार थे उन सबको लेकर आया था। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम अ इंडियन फिल्म हैड द प्रोसेशन, तो उसके जो बैंड था वो बढ़िया बढ़िया जो गाने, पॉपुलर गाने जो इंडियन गाने होते हैं वो बजा रहे थे, बहुत अच्छी, मतलब वो बारात आ रही थी, प्रोसेशन मतलब होता है बारात, ठीक है। तो बारात आ रही थी बहुत ही गाजे बाजे के साथ, बहुत ही धूम धड़ाके के साथ, विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो किस पे बैठा था, सजे धजे हुए घोड़े पे बैठा हुआ था, डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, तो रामलाल जो था वो खुश हो रहा था देख के कि अरे यार कितनी बढ़िया जगह से मतलब लोग आ रहे हैं, मतलब अच्छा लोग है कि बढ़िया से बारात लेके आ रहे हैं और कितना अच्छे से आ रहे हैं, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना भव्य है, कितना शानदार लग रहा है, कितना अच्छे से आ रहे हैं बारात लेके। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a ग्रैंड वेडिंग, उसने कभी नहीं सोचा था, उसने सपने में भी नहीं सोचा था उसकी फोर्थ बेटी, जो लास्ट बेटी है, उसकी इतनी बढ़िया शादी होगी, दूल्हा आएगा इतनी अच्छी बारात लेके गाजे बाजे के साथ, तो ये सारी चीजें उसको अच्छी लग रही थी, उसको लगा था कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। भोलीज एल्डर सिस्टर, जो भोली की बड़ी सिस्टर थी, हु हैड कम फॉर अ ओकेजन वेयर
एनवियस ऑफ हर लक, और जो भोली की जो दूसरी जो बड़ी बहन थी वो ओकेजन के टाइम पे आई थी, तो इस ओकेजन के टाइम पे आई थी जब शादी के टाइम पे, तो वो एनवियस कर रही थी, एनवियस मतलब कि ईर्ष्या कर रही थी भोली की लक से, भोली की किस्मत से ईर्ष्या कर रही थी कि देखो यार इसको तो कितना अच्छा दूल्हा मिला है, बढ़िया इतना मतलब पैसे वाला भी है और है ना बारात लेके आया है, कोई डाउरी वाउरी का भी टेंशन नहीं है और इतनी अच्छी से बारात निकाल के लेकर आए हैं। तो उसकी जो बहनें थी वही उससे जल रही थी उसकी लक से कि है ना इसका भाग्य कितना अच्छा है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." फिर जब ये शुभ घड़ी आई, ठीक है, auspicious moment मतलब ये जो शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आ गई कि भाई पंडित जी ने क्या कहा, पंडित जी ने कहा कि ब्राइड जो है दुल्हन जो है उसको लेकर आओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। तो भोली जो थी वो रेड कलर का स्लिकन सा ड्रेस पहनकर आई थी, ब्राइड का ड्रेस पहन की थी, दुल्हन का ड्रेस पहना था रेड कलर का और बहुत अच्छा सा लग रहा था। और वो आके ब्राइड जो है आके बैठी किसके, जो दूल्हा था उसके पास में आके बैठी, जहां पर वो सेक्रेड फायर मतलब कि जो पवित्र अग्नि थी, सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, पवित्र जो अग्नि थी उसके आगे आके वो बैठ गई। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो उसने कहा कि भाई माला वाला पहनाओ, ऐसा उसके एक फ्रेंड ने क्या किया, ऐसा लगा कि जैसे बिशंबर को याद दिलाया कि भाई चल चल माला वाला पहनाओ इसको, चलो शादी वादी का करो जो भी काम होता है। तो उसने उसके एक फ्रेंड ने उसको प्रॉम्प्ट किया, उसको ऐसे याद टाइप दिलाया कि भाई अब माला वाला डालो एक दूसरे को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। जो दूल्हा था उसने पीले फूलों वाले जो होते हैं ना, हजारे के जो फूल होते हैं उनको मैरीगोल्ड कहते हैं, तो वो वाले जो फूल थे उसकी माला उठाई, अपने हाथ में लिफ्टेड कर रखी थी, उसने उठा रखी थी। अ वुमन स्लिप्ड बैक द स्लिकन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तो एक औरत ने क्या किया, उसका जो घूंघट था, वेल मतलब होता है घूंघट, किसी औरत ने पीछे से उसका घूंघट खोल दिया, किसका, भोली का, भोली का पीछे से घूंघट जो है वो नीचे से खिसका दिया। तो जैसे ही खिसकाया तो बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, तो बिशंबर ने एकदम से उसकी नजर पड़ी भोली के फेस पर। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हर हैंड। तो गार्लैंड जो थी वो उसके हाथ में ही यूं रुकी रह गई। तो जैसे उसने देखा कि उसका घूंघट हल्का सा खिसका तो उसने उसका फेस देख लिया। तो फेस देखा, द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। तो ब्राइड ने फिर से अपना जो घूंघट था वो फिर से खींच के पुल डाउन मतलब नीचे कर लिया कि भाई कोई देखे नहीं उसका फेस। तो उसने फिर से अपना घूंघट जो है नीचे कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो उसने बिशंबर ने अपने फ्रेंड से कहा कि तुमने देखा उसको, अपनी दुल्हन के लिए कहा कि तुमने देखा, भोली के लिए कहा कि तुमने देखा। शी हैज पोक मार्क ऑन हर फेस। उसने कहा कि इसके ना फेस पे पोक मार्क्स है, मतलब चेचक के जो दाग होते हैं वो हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर। तो उसके दोस्त ने कहा तो क्या हुआ, तू कौन सा जवान है जो उसको बोल रहा है कि उसके पोक मार्क्स हैं। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। तो कहा हाँ तो भी अगर मुझे मेरे को अगर शादी करनी है तो उसके पापा को क्या करना पड़ेगा, मुझे 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे। अब उसने ये शर्त रख दी कि मैं तो 5,000 रुपये लूंगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हर टर्बन हिज ऑनर्ड एट द बिशंबर्स फीट। तो जैसा कि देखते हैं हम इंडियन मूवीज में कि उसके पापा ने वो जो अपनी टर्बन जो पगड़ी थी वो बिशंबर के पैरों में रख दी कि प्लीज ऐसे मत करो, मेरी इज्जत का सवाल है, तो तुम ये 5,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है तो मैं नहीं दे सकता। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो टेक 2,000 रुपीज। ने कहा कि मेरी बेइज्जती मत करो, मुझे अपमानित मत करो, ह्यूमिलेट मत करो, मेरे पास 2,000 रुपये मैं वो आपको दे दूंगा, आप प्लीज शादी तो है जो करो। नो 5,000 वी गो बैक कीप योर डॉटर। तो उसने कहा नहीं 5,000 चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं, रखो अपनी डॉटर, अपनी बेटी जो है अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। उसने कहा कि प्लीज थोड़ा सा तो मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में कंसिडर करो, अगर आप ऐसे चले जाओगे तो मैं पूरे गाँव में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। देन आउट विथ 5,000। तो उसने कहा तो फिर जाओ, जाके 5,000 रुपये लेके आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। तो उसकी आंखों से आंसू जो थे वो बहते ही जा रहे थे। रामलाल वेंट एंड ओपन द सेफ। रामलाल गया और उसने अपनी तिजोरी खोली और काउंट किए आउट ऑफ द नोट्स, जो उसके नोट्स थे वो काउंट किए। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड्स ग्रूम फीट। तो वो बंडल जो था नोटों का वो दूल्हे के पैरों में आके रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ
ट्रायम्फेंट स्माइल, तो उसने ना जो उस टाइम पे भीष्मर का फेस जो था वो बहुत ही कैसा लग रहा था, लालची वाला लग रहा था, और ऐसे लग रहा था कि उसने कोई ट्रायम्फेंट मतलब कि उसने कोई जीत हासिल कर ली, जैसा उसने सोचा था उसी की तरह उसका जो काम हुआ, जैसा उसने कहा वैसी सारी बातें लोग मान रहे थे, उसका पापा जो था रामलाल जो था वो मान रहा था, तो उसको लगा कि मैंने जैसे कोई जीत हासिल कर रही है, तो ऐसा उसको ऐसी उसने स्माइल दी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक जुआ खेला, उसने एक तरह से गैम्बल्ड किया, एक बाजी डाली और वो जीत गया, मतलब उसने 5000 की डिमांड करी और उसकी 5000 जो है वो उसको मिल भी गए, उसको ऐसा लगा। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, कहा चलो चलो अब माला दो, मैं इसके गले में माला डालता हूँ। अब वो उसको ऐसे वो एटीट्यूड के साथ बोलने लगा। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से जो है घूंघट स्लिप्ड हुआ, खसका ब्राइड के फेस से, जो दुल्हन थी उसके फेस से। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार जो थी उसकी आंखें जो थी वो नीचे नहीं थी, बिल्कुल आगे थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो बिल्कुल लुकिंग देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो बिल्कुल सीधा उसकी आंखों में देख रही थी, जो उसका प्रोस्पेक्टिव यानी होने वाला जो पति था विशंबर जो था उसकी आंखों में देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, ना ही हेट थी, ना ही नफरत थी, सिर्फ और सिर्फ क्या था, कोल्ड कंटेनमेंट था, कि बस उसको दिखाना है, उसको जो चीजें उसके अंदर जो थी ना, मतलब एक आत्मविश्वास वाली जो चीज होती है कि मुझे जो बात है सीधा जो बात है वो कहनी है, ऐसी चीज। ऐसा नहीं था कि उसको ये था कि अरे मेरे पापा की कैसे बेइज्जती कर दी, मेरे पापा से कैसे पैसे मांग लिए, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये चीज नहीं थी उसको अपना पॉइंट प्रूव करना था, इसलिए उसने अपना घूंघट उठा दिया। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर ने गार्लैंड को उसके मतलब गले में डालने की कोशिश की कि चलो नेक में उसकी नेक में डालता हूँ। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन उससे पहले ये करता कि वो माला डालता उसके गले में, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, तो भोली ने क्या किया, भोली ने उसके हाथ को रोका और ऐसा लगा कि जैसे हाथ क्या है, एक बिजली की तार के जैसा सीधा आया है, और गार्लैंड जो थी उसने सीधा उठा के कहाँ फेंक दी, फ्लंज मतलब उठाकर कहाँ फेंकी, फायर में फेंक दी, उस जो हवन कुंड था, जो अग्नि थी उसमें उसने वो जो माला थी वो फेंक दी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, उसने वो खड़ी हुई और उसने जो उसका घूंघट था उसको हटा दिया, ठीक है। तो आगे क्या होता है, पिताजी सेड भोली इन द क्लियर लाउड वॉइस, उसने कहा, भोली ने बहुत ही तेज आवाज में कहा पिताजी। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशन एंड नेबर्स वर startled to hear her speak without even the slightest stammer, और उसके जो मम्मी पापा, उसके भाई, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, सब लोग उसको सुन रहे थे कि यार ये लड़की बिना किसी डर के, बिना स्टैमर के, बिना हकलाते हुए वो बोलना शुरू करती है। क्या बोलती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी हिज मैन, उसने कहा कि पिताजी अपने पैसे लो और इसको मेरे को इससे शादी नहीं करनी है। तो ये देखो, ये भोली है और ये वही बुढ़ा सा कौन है इसका, विशंबर, जो जिससे इसकी शादी हो रही थी, ये उसके पापा हैं, ये इसकी मम्मा होगी, है ना, तो बाकी के गांव वाले जो लोग हैं वो हैं। तो देखो कितना ओल्ड व्यक्ति था और ठीक से चल भी नहीं पाता था और उससे इसकी शादी हो रही थी। तो उसने कहा कि अपने पैसे लो पापा और मेरे को इस आदमी से शादी नहीं करनी है। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक एंड द गेस्ट बिगन टू विस्पर सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। तो रामलाल जो था वो ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर वज्रपात, मतलब कि होता है थंडरस्ट्रक, मतलब ऐसा लगा कि उसके ऊपर जाके ऐसे तीर लग गए हों और वो खड़ा है चुपचाप से। तो सारे गेस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे, विस्पर मतलब कि कानाफूसी कर रहे थे कि अरे देखो कितनी बेशरम है, एक तो बदसूरत है ऊपर से बेशरम कितनी है, ऐसे सारे लोग जो थे वो आपस में कानाफूसी कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे। भोली आर यू क्रेजी, भोली को रामलाल ने चिल्लाते हुए कि तुम पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिसग्रे योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की क्या कर रही हो, बेइज्जती कर रही हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, फॉर आर इज्जत, वो कहते कि क्या तुमको हमारी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और तुम इसके सबके सामने ऐसे बोल रही हो। तो फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, वो बोलती आपकी इज्जत के लिए ही कर रही हूँ पापा, जो मैं कर रही हूँ वो आपकी इज्जत के लिए कर रही हूँ। आई वॉज विलिंग टू मैरी हिज लैम ओल्ड मैन, मैं आपकी इज्जत की खातिर ही मैं क्या कर रही थी, इस बूढ़े आदमी से मैं शादी कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव अ सच मीन ग्रीडी एंड
कावर्ड एंड एज माई हस्बैंड। तो उसने कहा कि मैं आपके लिए शादी कर रही थी पापा, आपकी इज्जत के लिए शादी कर रही थी, इसलिए आपने जैसा बोला मैंने बोला चलो ठीक है मैं कर लूंगी शादी, लेकिन मैं इस मीन मतलबी, इतना ग्रीडी मतलब इतना लालची, इतना कंटेम्पिटेबल कावर्ड मतलब इस तरह का एक कायर व्यक्ति जो है उसके साथ में शादी, जो कि मेरा हस्बैंड जिसे आप कह रहे हो, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकती। मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं होगा कि वो मीन हो, ग्रीडी हो, कायर हो, ठीक है। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। सबने बोला कि कितनी बेशरम लड़की है, हम तो उसको क्या समझते थे, हम तो उसको बिल्कुल सीधी सादी गाय समझते थे। आई थॉट शी वॉज हार्मलेस मतलब बिना किसी को हार्म किए हुए सीधी सादी गाय होती है, वैसी हम तो उसको वैसा समझते थे, लेकिन ये तो कितनी बेशरम है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, यस आंटी यू आर राइट। तो भोली जो थी वो मुड़ी बहुत चिल्लाते हुए वायलेंट होके उसने कहा हाँ आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, you all thought that I was dumb driven cow, that's why you wanted to hand me over to this हार्टलेस क्रिएचर। तो उसने कहा कि हाँ आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं ना बिल्कुल शेमलेस हूँ और मेरे को कोई शर्म वरम नहीं है, तो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप अगर इतने सही हो तो आप क्या कर रहे थे, आप मुझे क्या कर रहे थे, एक ऐसे आदमी के पास भेज रहे थे जो क्या है, जिसके पास दिल नहीं है, पत्थर का दिल है उसका, ऐसे प्राणी के पास जो है आप मुझे भेज रहे थे, और आप ये सोच रहे हो कि मैं जो हूँ कि डम काऊ होंगी और मैं हाँ हाँ करके मान लूंगी, सारी चीजें कर लूंगी। ऐसा वो सारी आंटियों के सामने चिल्ला के बोलने लगे। बट नाउ द डम काऊ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन आज जो है ये डम काऊ, जो भोली भाली सी सीधी सादी जो गाय जैसी लड़की है, वो आज क्या कर रही थी, वो आज बोल रही थी, बिना हकलाए हुए वो बात कर रही थी, अपनी बातें बोल रही थी। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। तो कहती कि और कुछ सुनना है या और कुछ सुनना बाकी है या यहीं पे खत्म करूं। तो इस तरह से उसने बोलना शुरू कर दिया। बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। तो बिशंबर वहां से सोचा कि अब ज्यादा सुनने का मतलब नहीं है, तो उसने बोला कि चलो चलो यहाँ से चलते। तो अपने फ्रेंड्स जितने भी पार्टी की जितने भी लोग आए थे सबको साथ में ले गया। द कंफ्यूज्ड बैंडमैन्स the confused bandsman जो thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song। तो जो बैंडमैन थे वो सोचे कि अब वो कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है। जो बारात वाले जो बैंड वाले आए थे वो सोच रहे थे कि करना क्या है, बजाएं क्या करें शादी का। तो जो विदाई वाला जो सॉन्ग होता है वो उन्होंने बजाना शुरू कर दिया कि भाई चलो अब ये विदाई वाला सॉन्ग है, तो वो बजाना शुरू कर दिया। रामलाल stood rooted to the ground, his hand bowed low with the weight to grief and shame। तो रामलाल जो था वो अपना सर पकड़ के बैठ गया और वो ग्रिफ के साथ, दुख के साथ और शर्म के साथ, जैसे उसके ऊपर भोजा आ गया हो एक साथ, ऐसा करते हुए सर पे हाथ रख के वहीं बैठ गया। The flames of the sacred fire slowly died down। जो पवित्र अग्नि थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लग गई, उसकी फ्लेम जो थी वो भी धीरे धीरे डाउन होने लग गई। एवरीवन वॉज गोन, सभी के सभी लोग जो हैं जाने लगे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट वॉट अबाउट यू एंड नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। तो रामलाल कहते हैं कि अब बताओ, वो भोली के पास गए और उसने कहा कि बताओ अब क्या करें, तुम्हारा क्या होगा, कौन तुमसे शादी करेगा, What shall we do with you, हम तुम्हारे साथ क्या करें, तुम्हारा क्या करें, तुम बताओ हमको। वो इस तरह से इरिटेट होके बोलने लगे। एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady। लेकिन सुलेखा यानी कि भोली की जो आवाज़ थी वो बहुत ही काम थी, बहुत शांत थी, और उसने क्या बोला, डोंट वरी पिताजी, उसने कहा टेंशन मत करो पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व you and mother and I will teach in the same school where I learned so much, isn't that right ma'am। तो उसने अपने पिताजी कहा कि पिताजी मैं ओल्ड एज में आपकी मतलब बुढ़ापे में मैं आपकी और मम्मी की क्या करूंगी, सर्व करूंगी, सेवा करूंगी। एंड मैं क्या करूंगी, मैं वहीं उसी सेम स्कूल में टीच करूंगी, उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ऐसा कहते हुए उसने अपनी मैम से कहा इजंट इट राइट। वो कहती मैम क्या ये सही है, मैं ऐसा करूँ। तो उसकी मैम जो थी, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। जो उसकी टीचर थी वो भी वहां पर आई थी और वो सारा ये ड्रामा देख रही थी। तो उसने कहा यस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। उसने कहा हाँ बिल्कुल भोली, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसा करते हुए उसने रिप्लाई दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। और उसकी आईज में जो स्माइलिंग आईज थी, जो हंसती हुई जो उसकी आंखें थी, उसमें क्या लग रहा था, एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि लग रही थी, एक लाइट ऑफ अ डीप संतुष्टि, मतलब उसके
आंखों में जो स्माइल थी उससे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी किसी को संतुष्टि मिली है। किस बारे में? दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। कि एक आर्टिस्ट जैसे होता है ना, एक आर्टिस्ट को फील होता है कि जब वो कोई चीज़ जो है समाप्त करता है और वो बहुत ही शानदार तरीके से एक मास्टरपीस की तरह उसको बना के रखता है, वैसा ही उसको मतलब उसको लग रहा था कि उसकी जो टीचर है उसको लग रहा था कि आज जो है मैंने एक ऐसा मास्टरपीस बनाया है, ऐसी कलाकृति बनाई है कि आज वो हर एक चीज़ जो है, जो भोली आज से पहले वो कुछ नहीं कर पाती थी, आज उसने सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही सही तरीके से, सही मायने में अपने सामने रखी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी टीचर को बहुत अच्छी लग रही थी और सेटिस्फैक्शन लग रहा था कि जो भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। और दोनों भोली और उसकी टीचर दोनों इस चीज़ को मतलब उन दोनों को ये मूवमेंट जो था वो काफ़ी सही लग रहा था। ठीक है, तो यहीं पर ही चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा चैप्टर था, जहाँ पे बताया गया था कि भाई भोली कैसी थी, जहाँ वो कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही उसको एजुकेशन मिली, राइट पर्सन का सपोर्ट मिला, तो धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ी और उसने अपने सारे डिसीजन जो थे वो खुद की समझ से लिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब आप कोई भी निर्णय लेते हो ना, अगर वो आप खुद की समझ से पूरा होमवर्क करके पूरी सही तरीके से अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, तो वो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन डाल देता है कि यार मैंने ये किया है, मैंने इसको अपने खुद के दम पे अचीव किया है। तो कहीं भी किसी का भी कोई भी फियर हो तो उस फियर को तोड़ के आगे निकलना चाहिए, क्योंकि फियर को तोड़ोगे तभी आगे बढ़ के उस चीज़ को अचीव करोगे और उसका जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो उसका आप कहीं भी मैच नहीं कर सकते, उसका मुकाबला नहीं हो सकता जो चीज़ आप खुद से करते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही छोटे छोटे से हैं, फटाफट कर लेते हैं। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? उसके पापा क्यों वरीड थे, क्यों चिंता कर रहे थे? क्योंकि एक तो उसका जब वो 10 ईयर्स की थी तब वो गिर गई थी कॉर्ड से, तो उसका ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो गया था। फिर दूसरा जब वो 2 ईयर्स की थी तब उसको स्मॉल पॉक्स हो गए थे, तो इस वजह से। तो आप ये दोनों बातें जो हैं वो लिख सकते हो, और वो ये दोनों बातें लिख के साथ ही आप ये भी लिख सकते हो कि भोली जो थी वो गुड लुकिंग, हेल्दी, ये सारी चीज़ें नहीं थी, स्ट्रांग नहीं थी, और ना ही इंटेलिजेंट थी, ना ही लुक में अच्छी थी। तो आप रीज़न भी लिख सकते हो और ये लाइन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू द स्कूल? स्कूल क्यों भेजा गया था? वो इसलिए भेजा गया था क्योंकि नो वरी हर टीचर अबाउट हर, क्योंकि उसको बोला गया था कि अरे इसकी टीचर की टेंशन है, वो जाए, इसकी टीचर जाने, अपन तो यहाँ से भेज देते हैं। तो ये एक अनयूजुअल सा रीजन था। नेक्स्ट, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? भोली ने अपना फर्स्ट डे स्कूल एंजॉय किया था, बिल्कुल किया था। यस, भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, ऑलमोस्ट उसको दिख रही थी, वो उसने देखी, फिर उसने पिक्चर्स देखी थी, वो सारी चीज़ें देखी थी, फिर जिसको मैम मिली थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से सारी चीज़ें हुई थी। डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? उसको जो टीचर मिली थी वो उसके घर के लोगों से डिफरेंट थी, बिल्कुल थी। उसके घर वाले उसको कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन टीचर ने उसको समझा था। यस, शी फाइंड हर टीचर एंड डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट दी होम एंड एज द टीचर वॉज पोलाइट एंड द टच्ड हर हार्ट। ठीक है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन होते हैं तो आपको यस और नो में आंसर लिख के फिर आप अपने क्वेश्चन में से जो भी आपके क्वेश्चन में से है वो लाइन्स आप पिक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? क्यों प्रपोजल मैरिज किया था? क्योंकि एक तो उसने डाउरी वाउरी लेने के लिए मना कर दिया था, उसने कोई डाउरी के लिए नहीं कहा था, और उसकी एक बिग शॉप थी और उसका खुद का ओन हाउस था, इसलिए उसके घर वालों ने हाँ कह दी कि चलो भाई करवा देते हैं। व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? मैरिज जो थी वो क्यों नहीं हो पाई थी, क्या हो गया था? क्योंकि ब्राइड ग्रूम जो था उसने क्या करती, डाउरी की मांग की थी, मतलब उसको दहेज की मांग की थी, वो भी कितना, 5000 रुपीज। भोली डज नॉट वांट टू मैरी सच अ पर्सन हु इज ग्रीडी? भोली जो थी वो ऐसे आदमी से नहीं शादी करना चाहती थी जो क्या हो, ग्रीडी हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा? कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और आपके ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप डाल देना, थोड़ी सी मुझे हेल्प मिल जाएगी कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है आपको। रिविजन भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ें करने के बाद फिर हम सैम्पल पेपर भी करेंगे कि मॉडल पेपर जो है उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक हमको फ्लो समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ग्रामर के लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।